नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आचार्य आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक चल रहा है। हम अभाववादियों के मत का खंडन देख रहे हैं और उसमें भी विशेष करके जो अभाववादियों में अलंकारों में ध्वनि का समावेश माना है, इसके लिए विविध अलंकारों में कैसे ध्वनि नहीं हो सकती, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। इसी क्रम में अप्रस्तुत प्रशंसा, वैसे जब आनंदवर्धन ने लिस्ट प्रस्तुत की कि इन अलंकारों में हम ध्वनि का अभाव देखेंगे या इन अलंकारों में ध्वनि का समावेश नहीं हो सकता है, वहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा का नाम उन्होंने नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने लिखा था कि इत्यादि। अब इत्यादि में तो आप अप्रस्तुत प्रशंसा क्या और भी 2-5 अलंकार ले सकते हैं, और उन्होंने जिनकी चर्चा नहीं की हम उनकी भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ अलंकार और भी ऐसे हैं जिनमें इस प्रकार से ध्वनि को देखा जा सकता है, प्रतीयमान अर्थ को देखा जा सकता है। तो वही चर्चा इस क्रम में है। आज चर्चा करेंगे कि अप्रस्तुत प्रशंसा में किस प्रकार से ध्वनि का समावेश संभव है या नहीं है। तो सबसे पहले तो अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार क्या है, थोड़ा संक्षेप में तो आपको बता ही दें, क्योंकि संभवतः आपको मालूम ही नहीं हो कि अलंकार क्या है। तो आचार्य मम्मट ने इसकी परिभाषा दी है कि अप्रस्तुत प्रशंसा सा या सैव प्रस्तुताश्रया। जब प्रस्तुत का आश्रय लेकर के अप्रस्तुत की प्रशंसा की जाए तो उसको अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार कहा जाए। जो उपस्थित नहीं है हमें उसकी प्रशंसा करनी है, लेकिन उसकी प्रशंसा हम कैसे करें, तो हम किसी प्रस्तुत का आश्रय लेकर के उसकी प्रशंसा करते हैं। और आचार्य मम्मट ने इसके 5 प्रकार कहे हैं: कार्ये, निमित्ते, सामान्ये, विशेषे, प्रस्तुते सति। कार्ये, निमित्ते, सामान्ये, विशेषे, प्रस्तुते सति तदन्यस्य वचस्तुल्ये तुल्यस्येति च पंचधा। देखिए क्या हो सकता है कि हमें किसी कार्य की प्रशंसा करनी है तो हम किसी प्रस्तुत उपस्थित कार्य की प्रशंसा करते हैं, और उससे प्रशंसा करनी है हमें जो अप्रस्तुत है उसकी। ऐसे किसी निमित्त की भी, ऐसे सामान्य से विशेष की या विशेष से सामान्य की चर्चा की जा सकती है, सामान्य से सामान्य का, विशेष से विशेष का भी, तो प्रस्तुत से अप्रस्तुत का। तो ये जो 5 प्रकार उन्होंने कहे हैं, लेकिन चूंकि आनंदवर्धन के बाद हुए आचार्य मम्मट, इसलिए मम्मट के आधार पे तो उन्होंने ये सारी बातें नहीं लिखी होंगी, तो उनका आधार रहे हैं भामह। और भामह ने जब इसकी चर्चा की है तो उन्होंने ये कहा कि सामान्य विशेष भाव में, निमित्त निमित्ती भाव में और सारूप्य में, इस प्रकार से इसके 3 प्रकार होते हैं। अर्थात प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत की जो प्रशंसा की जाती है उसके 3 प्रकार उन्होंने कहे हैं कि सामान्य से विशेष भाव का, यानी सामान्य प्रस्तुत है और विशेष जो अप्रस्तुत है उसकी हम प्रशंसा करें, निमित्त उपस्थित है इससे निमित्ती की हम प्रशंसा करें, या सारूप्य उसी रूप से कुछ उपस्थित है और उसी रूप की हम प्रशंसा करें। अब ये कई प्रकार इसके हो सकते हैं। अब हम उन सब में अगर जाएंगे तो बहुत ही समय चाहिए, और इतना समय तो हमारे पास नहीं होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो आप अगर अलंकारों को देखना चाहते हैं, हमारे काव्य प्रकाश की प्लेलिस्ट में जाइए, काव्य शास्त्र एवं काव्य प्रकाश, वहाँ अलंकार दिए हुए हैं, वहाँ आप इनको देखिए। अगर आपको वहाँ अलंकार नहीं मिलता तो आप कमेंट कीजिए, हम उस अलंकार को प्रस्तुत कर देंगे। तो वो एक अलग सेक्शन है अलंकारों में, आप अलंकारों को पढ़ें तो ज़्यादा सरलता रहेगी। आनंदवर्धन क्या कहते हैं, जरा हम उस चीज़ पर ध्यान देते हैं। आनंदवर्धन कहते हैं अप्रस्तुत प्रशंसायामपि यदा सामान्य विशेष भावा निमित्त निमित्ती भावात् वा अभिधीयमानस्य प्रस्तुतस्य प्रतीयमानेन प्रस्तुतेनाभिसंबंधा तदा विधीयमान प्रतीयमानयोः सममेव प्राधान्यम्। अब समझे हम कि अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार जब होता है, पुरानी बात याद रखिएगा, जो आक्षेप में, पर्यायोक्ति में, इन सब अलंकारों में हम जो चर्चाएं कर चुके हैं उनको भूलना नहीं है। देखिए फिर से इसका जो मूल सिद्धांत है वो आपको फिर से याद दिला देते हैं कि जब वाच्यार्थ, शब्दार्थ अपने अर्थ को गौण कर देगा
और एक अन्य अर्थ जो ध्वन्यार्थ है वो अधिक चमत्कारपूर्ण होगा, वो हमें प्राप्त होगा, तो ध्वनि का क्षेत्र कहा गया है। अब यहाँ कहते हैं कि अप्रस्तुत प्रशंसा में सामान्य से विशेष भाव का, निमित्त से निमित्ति का, जैसे कि हमने इसके प्रकारों की बात की थी, कोई भी स्थिति हो, अविधीयमानस्य अप्रस्तुतस्य, जिसकी बात हमें करनी है, जो अप्रस्तुत है, प्रतीयमानेन है, और उसको बताने के लिए हमने जो प्रस्तुत का आश्रय लिया है, तो इन दोनों के बीच के संबंध की जब बात करते हैं तो तदा अविधीयमान प्रतीयमानयो समवेयो प्राधान्य। तो यहाँ पे जो प्रस्तुत है और जो अप्रस्तुत है, दोनों की समान रूप से प्रधानता होती है। यानी जितना महत्वपूर्ण प्रस्तुत है उतना ही महत्वपूर्ण अप्रस्तुत है। यहाँ ऐसा नहीं होता है कि हम अप्रस्तुत की प्रशंसा कर रहे हैं इसलिए प्रस्तुत तो खाली हमने उसको तो एक निमित्त मात्र बनाया। नहीं, यहाँ निमित्त और निमित्ति, यहाँ सामान्य और विशेष, दोनों का एक समान प्राधान्य होता है। तो जो वाच्यार्थ से आपको अर्थ मिलता है, जो आप श्लोक में कह रहे हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे ऐसे ये हुआ, ये जो वाच्यार्थ के द्वारा आपको प्राप्त हुआ, जो प्रस्तुत है, जो चर्चा आपने प्रस्तुत अर्थ में की है, और उसकी आधार पे एक जो अप्रस्तुत है उसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो प्रस्तुत है वो नगण्य है और आप प्रस्तुत की प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए कहा कि सममेव प्राधान्य, यहाँ सामान्य का, विशेष का या निमित्त निमित्ति जो भी आप कहें, जिस भाव से भी आप ये प्रशंसा कर रहे हैं, आप प्रस्तुत की प्रशंसा जब आप प्रस्तुत के द्वारा करते हैं तो यहाँ प्रस्तुत भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना महत्वपूर्ण अप्रस्तुत होता है। अगर अप्रस्तुत महत्वपूर्ण होता और प्रस्तुत गौण हो जाता, प्रस्तुत की कोई गणना ही नहीं होती, उस अर्थ का कोई ये कहें कि मूल्य ही नहीं होता, तो आप ये कह सकते थे कि यहाँ ध्वनि है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। ये एक बात है। दूसरी बात करते हैं, यदा तावत सामान्यस्य प्रस्तुतस्य अविधीयमानस्य प्राकरणिकेन विशेषेण प्रतीयमानेन संबंधस् तदा विशेष प्रतीतौ सत्यामपि प्राधान्येन तत्सामान्येन अविनाभावात् सामान्यस्यापि प्राधान्यम्। देखिए, एक और स्थिति का वर्णन किया कि सामान्यस्य अप्रस्तुतस्य, जो सामान्य अप्रस्तुत है उसके संदर्भ में हमें जो कहना है, तो प्रस्तुत प्राकरणिक जो बात अभी चल रही है उसके माध्यम से, उस विशेष के माध्यम से हम उस बात को कह रहे हैं। तो यहाँ प्रतीयमान अर्थ की संभावना है, लेकिन होता क्या है, उस विशेष और इस सामान्य में अविनाभाव संबंध है। और अविनाभाव संबंध का अर्थ ये हुआ कि ये है तो वो है, और ये नहीं तो वो भी नहीं, और वो नहीं तो ये भी नहीं। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बन्नी, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। अगर आप कहीं धुआं उठता देखते हैं तो यही तो अविनाभाव संबंध का मुख्य आधार है, यही तो उदाहरण है। तो यहाँ सामान्य और विशेष में अविनाभाव संबंध होने के कारण जिस सामान्य को आप अप्रस्तुत के रूप में उसकी व्याख्या कर रहे हैं या उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, वो अप्रस्तुत यहाँ पे वास्तव में प्रस्तुत नहीं है, इसलिए वो प्रतीयमान आप उसको कह रहे हैं, यही आपका प्रतीयमान कहने का आधार है। लेकिन होता क्या है कि जिस विशेष के द्वारा आप उसकी चर्चा कर रहे हैं, उस विशेष के साथ उस सामान्य का अविनाभाव संबंध है। और जब अविनाभाव संबंध है तो जो आप इसके लिए कह रहे हैं वो आप उसके लिए कह रहे हैं, तो फिर यहाँ तो वही वाच्यार्थ की ही प्रधानता रह जाती है, यहाँ व्यंग्यार्थ की प्रधानता नहीं होती है। इसलिए यहाँ आप ये कहें कि ध्वनि है, ये जो प्रतीयमान अर्थ प्राप्त हुआ, ये ध्वनि के रूप में प्राप्त हुआ है, ये किसी भी तरह से योग्य नहीं है। एक और परिस्थिति की चर्चा करते हैं। 5 प्रकार कहे थे, अभी तो हमने 2 ही प्रकारों की चर्चा की है। वैसे तो
पहले जो भामा ने 3 कहे, 3 में से एक के 3 प्रकार, दूसरे के 2 प्रकार, तीसरे के 2 प्रकार, ऐसे 7-8 प्रकार हो जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जैसा कि आचार्य मम्मट ने 5 प्रकार कहे थे। एक और परिस्थिति की चर्चा करते हैं। यदापि विशेषस्य सामान्यनिष्ठत्वं तदापि सामान्यस्य प्राधान्ये सामान्ये सर्व विषयाणाम अंतर्भावात् विशेषस्यापि प्राधान्य। जब हम विशेष की सामान्य में स्थिति करके या सामान्य द्वारा विशेष का सीधे शब्दों में कहें हम विश्लेषण करते हैं, अर्थात हम सामान्य के गुणों का वर्णन करते करते विशेष की प्रशंसा प्रस्तुत करते हैं, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सामान्य की प्रधानता है, विशेष की प्रधानता नहीं है ना। कहते हैं सर्व विशेषणानाम अंतर्भावात्, जो विशेष के सारे विशेषण हैं वो अपने सामान्य में दिखाए हैं। भाई यहाँ सारे विशेषण रख के ही तो आप प्रशंसा करेंगे, तो जो विशेष के विशेषण हैं वो सारे विशेषण आपने सामान्य में भी रखे हैं। तो जब दोनों के विशेषण एक प्रकार के हैं तो वहाँ पे भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें से ये जो सामान्य है ये अलग है और विशेष अलग है। सामान्य की चर्चा तो हुई लेकिन विशेष का जो प्रशंसा प्राप्त हुई वो आपको प्रतीयमान अर्थ के द्वारा प्राप्त हुई। ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार से निमित्त निमित्ति की भी चर्चा कर सकते हैं कि जब आप निमित्त की चर्चा करते हैं तो निमित्त और निमित्ति के दोनों के जो विशेषण हैं या उनके जो भी आधार स्तंभ हैं वो एक ही होते हैं। और जब एक ही हैं तो आप एक की चर्चा करते हैं तो दोनों की चर्चा अपने आप उसमें हो जाया करती है। तो ये तो एक ही प्रकार की बात है, इसलिए निमित्त और निमित्ति के भाव में भी यही चीज़ देखने को मिलती है। 4 प्रकारों की चर्चा होगी। 5वें प्रकार के लिए कहते हैं सारूप्य। यदा तु सारूप्य मात्र वशेन प्रस्तुत प्रशंसायाम अप्रकृत प्रकृतयोः संबंधस्तदा अपि अप्रस्तुतस्य स्वरूपस्य अविधीयमानस्य प्राधान्येन विवक्षायाम ध्वनावेवान्तः पातः। तो यहाँ कहते हैं कि सारूप्य मात्र वशेन, जहाँ समान रूपता हो और इसके कारण अप्रस्तुत प्रशंसा में अप्रकृत और प्रकृत इन दोनों की संबंध से अप्रस्तुत की स्वरूपस्याविधीयमानस्य उसके स्वरूप के आधार पे प्राधान्य विवक्षायाम ध्वनावेवान्तः पाता। अगर प्रतीयमान अर्थ का वर्णन होगा या अप्रस्तुत की प्रशंसा होगी तो यहाँ ध्वनि का स्थान हो सकता है, यहाँ ध्वनि की स्थिति आ जाती है। लेकिन जब वहाँ ध्वनि की प्रधानता हो जाएगी तो फिर वहाँ अलंकार की प्रधानता नहीं रह जाएगी। फिर से समझ लीजिए इस बात को, क्योंकि पहला सिद्धांत ये है और इसकी चर्चा हमने इससे पहले भी की थी जब हमने आपको एक उदाहरण बताया था कि ब्रह्म धार्मिक विश्रव था। तो वहाँ पे भी ये था कि जब अलंकार जो है वो गौण हो जाए और ध्वन्यर्थ प्रधान हो जाए तो फिर वहाँ ध्वनि माना जाएगा, वहाँ अलंकार नहीं माना जाएगा। इसलिए यहाँ पे भी ये कहते हैं अंतःपाता। तो ऐसी स्थिति आ सकती है इतरथात्व अलंकारांतरमेव। और बाकी अगर आप समान भाव से और उन सब चीज़ से कितनी भी कोशिश कर लें कि विशेषण से विशेष्य में, तो बाकी सभी परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ पे कि अप्रस्तुत प्रशंसा में कहीं भी ध्वनि का समावेश संभव नहीं है। तो इस प्रकार से ये स्पष्टता हुई कि अप्रस्तुत प्रशंसा में जब हम प्रस्तुत का आश्रय लेके किसी अप्रस्तुत की प्रशंसा करते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि चर्चा तो हम प्रस्तुत की कर रहे हैं, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो विशेष हो, चाहे वो निमित्त हो, जो भी हो, लेकिन हम अप्रस्तुत की प्रशंसा अपने आप यहाँ पे हो रही है। तो जिसकी शब्दों द्वारा यहाँ उल्लेख नहीं हुआ है उसकी प्रशंसा अगर हो रही है तो वो प्रशंसा प्रतीयमान ही तो है। ये जो अभाववादियों का मत था, आनंदवर्धन ने उसी एक ही सिद्धांत के आधार पे कि भाई जब आप वाच्यार्थ के आधार पे ही उस अर्थ को प्राप्त करते हैं, वो वाच्यार्थ वहाँ से गायब नहीं होता है,
क्योंकि प्रस्तुत के संदर्भ में भी उसका वही मूल्य बना रहता है जो अप्रस्तुत के लिए उसका मूल्य है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ वाच्यार्थ की प्रधानता है वहाँ व्यंग्यार्थ नहीं हो सकता, वहाँ ध्वनि का कार्य क्षेत्र ही नहीं आता है। अब जैसे कि कंक्लूजन पे आ रहे हों, उपसंहार पे आ रहे हों, यहाँ पे आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं तद अयम अत्र संक्षेपः। तो संक्षेप में इस सिद्धांत को आप इस प्रकार से समझिए, व्यंग्यस्य यत्र अप्राधान्यम, जहां व्यंग्य की प्रधानता ना हो, जहां वाच्य मात्र अनुयायी न, वाच्यार्थ का व्यंग्यार्थ अनुयायी मात्र हो। ध्यान दीजिएगा, आपको प्रतीयमान अर्थ तो लग रहा है क्योंकि वो वाच्यार्थ नहीं है। वाच्यार्थ तो जो प्रस्तुत के संदर्भ में है, या समासोक्ति में लें तो जो प्रस्तुत के विशेषण हैं उनकी चर्चा होगी। तो प्रस्तुत की चर्चा के द्वारा जब भी आप किसी अप्रस्तुत अर्थ को प्राप्त करते हैं तो वहाँ आपको वो व्यंग्य जैसा प्रतीत तो होता है, लेकिन वो वाच्यार्थ जो है उसका अनुयायी मात्र होता है, उसकी अपनी कोई स्पेशल वैल्यू नहीं होती है, और उसके सामने जो प्रस्तुत वाच्यार्थ है वो निर्मूल्य नहीं होता है, उसकी वैल्यू खत्म नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में समासोक्त्यादयः तत्र, समासोक्ति वगैरह जो भी अलंकार हैं, समासोक्ति से लेकर प्रस्तुत प्रशंसा तक जिन जिन की चर्चा की है, वाच्यालंकृतयः स्फुटाः, तो उनको वाच्यालंकार ही कहा जाता है। वो सारे वाच्य यानी अर्थ में आता है, तो वो सारे अर्थालंकार ही हैं। तो जब अर्थालंकार हैं तो अर्थ का प्राधान्य है, तो ध्वनि का प्राधान्य यहाँ नहीं हो सकता। एक बार व्यंग्यस्य प्रतिभा मात्रे वाच्यार्थानुगमेपि वा न ध्वनिर्यत्र वा तस्य प्राधान्यम न प्रतीयते। जहां व्यंग्यार्थ की प्रतिभा मात्र यानी झलक मात्र दिखाई देती है, वाच्यार्था अनुगमेपि वा, और वो वाच्यार्थ के पीछे पीछे ही चलता है, या वाच्यार्थ को जानने के बाद आपको एक झलक ऐसी लगती है कि भाई ये तो व्यंग्यार्थ है, ये तो व्यंग्य के द्वारा ही हमें प्राप्त हो रहा है। ना ध्वनिर्यत्र वा तस्य प्राधान्यम न प्रतीयते। तो जहाँ पे वाच्यार्थ अपनी जगह पे बना रहे और आपको व्यंग्यार्थ की थोड़ी झलक भी दिखाई दे, तो वो व्यंग्यार्थ का क्षेत्र नहीं आता है। वहाँ ध्वनि नहीं होती है जहाँ उस अर्थ की प्रधानता ना हो जाए। जहाँ ध्वनि अर्थ प्रधान हो और मुख्य अर्थ जहाँ पे गौण हो जाए, वो उस अर्थ का कोई मूल्य ही ना रह जाए, तभी ध्वनि होती है। इसी बात को फिर से आपको समझा रहे हैं। तत् परावेव शब्दार्थौ यत्र व्यंग्यम प्रतिष्ठितौ ध्वने स एव विषयो मंतव्यः संकरोज्झितः। शब्दार्थ इस प्रकार के हों जो अपने अर्थ को भूल जाएं, और व्यंग्यम प्रतिष्ठित हो और वो व्यंग्य के लिए समर्पित हो जाएं। शब्दार्थों का प्रयोग होता है, शब्दों का प्रयोग हुआ, उसमें से अर्थ मिलेगा, लेकिन वो शब्द और वो अर्थ जब अपनी सत्ता को भूल जाएं और वो व्यंग्यार्थ को ही प्रस्तुत करने के लिए अपना एक तरीके से समर्पण कर दें, तो ध्वनि सा एव विषय, वही ध्वनि का विषय होगा। मंतव्य संकरोज्झिता, जैसी संकर अलंकार में स्थिति होती है कि नहीं, एक अलंकार अपने अर्थ को कहता है, दूसरा अलंकार भी वहाँ उपस्थित होता है, और उस वाक्य में से विशेषोक्ति भी और विभावना भी, दोनों अलंकार समान रूप से दिखाई देते हैं। अगर ऐसी स्थिति है कि वाच्यार्थ भी दिखाई दे रहा, आपको व्यंग्यार्थ भी दिखाई दे रहा है, दोनों समान रूप से अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इस अवस्था में ध्वनि नहीं मानी जाएगी। वहां ध्वनि का कार्यक्षेत्र नहीं है। ध्वनि का कार्यक्षेत्र तो कब आएगा, जब वाच्यार्थ जो है वो खो जाएगा, वो मात्र व्यंग्यार्थ ही आपके लिए महत्वपूर्ण रह जाएगा। फिर से एक बार आपको याद दिलाता हूं कि एक वाक्य है जो कई वर्णों से, हम ये कहें कि व्यंजन स्वर से वर्ण बनते हैं, फिर वर्णों से शब्द बनता है, शब्द में प्रत्यय लगते हैं तब पद बनता है, और फिर उन पदों से एक वाक्य बनता है। आपको जब वाक्य का
अर्थ प्राप्त हो जाता है तो आपके लिए न तो वो पद महत्वपूर्ण होते हैं, ना वो शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, ना आप उन प्रत्ययों पे ध्यान देते हैं। आपको किसी बात पे ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। वो सारी एक प्रोसेस थी, आप जब उन पे ध्यान ही नहीं देते हैं। मैं आपको एक सामान्य उदाहरण बताऊं। ये जब आपको कॉलेज में एडमिशन लेना था तो आपकी 12th की मार्कशीट देखी गई कि भाई आपके क्या परसेंटेज हैं, कैसे आए हैं, किस में कौन से विषय में कितने मार्क्स हैं, इसके आधार पे आपको एडमिशन मिलेगा। तब आपकी प्राइमरी की मार्कशीट देखी गई सही कि 5वें स्टैंडर्ड में आपने क्या विषय लिए थे और उस समय आपने क्या पढ़ा था और आप किस में होशियार थे। किसी ने उसका, आपको भी कुछ याद था कि आपने 5वें में क्या किया क्या नहीं किया। इसके आधार पे आप कॉलेज में एडमिशन लेने के टाइम पे ये कहें कि नहीं साहब 5वें में मैं इस विषय में बड़ा होशियार था इसलिए आप मुझे इस विषय में। बिल्कुल इसी प्रकार की स्थिति होती है कि जब हम एक ऊपर के स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो पिछला सब कुछ नगण्य हो जाता है। ये ध्वन्यार्थ भी ऐसा अर्थ है कि वाचक शब्द और वाच्यार्थ के द्वारा जब ध्वन्यार्थ की प्राप्ति हो जाती है तो वाच्यार्थ और वाचक शब्द वो बहुत पिछली कक्षा की बातें रह जाती हैं, जैसे कि वो प्राइमरी की कोई बात हो और उसका कोई मूल्य नहीं होता है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो उसको ध्वनि अर्थ कहा जाता है। अन्यथा शंकर जैसी स्थिति हो तो उसको ध्वन्यार्थ नहीं कहा जाएगा। तो अब प्रस्तुत प्रशंसा में या किसी भी अलंकार में ध्वनि का समावेश संभव नहीं है। अभाववादियों की इस बात का खंडन यहाँ तक हुआ है। अब अभाववादियों का जो वास्तविक खंडन है इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे और वहाँ आकर के ये 13वीं कारिका जो है वो पूर्ण हो जाएगी। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आनंद लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, यहाँ आपके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है उस सब का आनंद लीजिए। आप अधिक से अधिक समय इस चैनल को अगर देंगे तो आपकी पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि संभवतः कुछ ही ऐसा होगा जो आपके कोर्स में हो और यहाँ किसी न किसी रूप में विद्यमान ना हो। आपका संपूर्ण कोर्स अगर यहाँ आपको मिल जाता है तो आप उसका लाभ लीजिए और ये गारंटी देता हूँ कि पूरी पुस्तक उठा करके पढ़ने में आपको 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन हमारे चैनल पे आप एक दिन अगर 6 घंटे दे देंगे तो वो पुस्तक से आप बिल्कुल इस तरीके से परिचित हो जाएंगे, उसके श्लोकों से, उसके वाक्यों से, उसके डायलॉग से और उसके कथानक से, सब चीज़ से आप परिचित हो जाएंगे। तो अवश्य आनंद लीजिए। धन्यवाद।